जो आपका यूपी टेट है वो 2 जुलाई को है। और कहीं ना कहीं साथियों, अगर मैं बात करूं कि परीक्षा में अब समय तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये कहते हैं ना का औपचारिकता बाकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि सबकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी, लेकिन मैं ये भी उम्मीद करता हूं, मुझे पता है बहुत सारे साथियों ने अभी शुरू भी नहीं किया होगा। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं शुरू किया है, वो क्या करें? और जिन्होंने बिल्कुल 2 महीने से 3 महीने से पढ़ रहे हैं वो क्या करें? देखो प्यारे, अभी क्या करना है ना, चाहे आपने बहुत कुछ पढ़ा है चाहे आपने कुछ ना पढ़ा हो, अभी कुछ नया मत करना। जो लोग पहले से बहुत तैयारी किए हैं वो अपनी पुरानी चीज़ों को बार बार आप रिवीजन करिए, उन्हें बार बार आप कंटेंट को आगे करिए जिससे बात बने। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो अगर आज से भी देखोगे तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं है, आराम से आप कवर कर जाओगे। आपको पता है साथियों, मेरी क्लास के अंदर वैसे भी मैं आपको बताता हूँ कि मैं 1 घंटे की क्लास में केवल एक टॉपिक नहीं कराऊंगा। क्लास भले ही मेरी 1 घंटे की होगी, लेकिन इसके अंदर पूरा 20 से 25 टॉपिक पूरा कराऊंगा। यानी पूरा बाल विकास में पूरा रिवीजन आपको कराने वाला हूँ। तो आइए दोस्त, शुरुआत करते हैं सेशन का। बहुत स्वागत आपका, सभी को गुड इवनिंग। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहीं से कारवां शुरू होगा। कोहल वर्ग के अनुसार क्या कह रहा है? सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमने कहा था दोस्तों कि लॉरेंस कोहलबर्ग कौन थे? नैतिक विकास के जनक थे। वो कोहलबर्ग जिन्होंने कहा कि बच्चे के जीवन में 2 प्रकार की चुनौती आती है। एक तो उसके सामने टॉफी है, अब उसका मन कहता है कि मुझे टॉफी चाहिए, मैं खाऊंगा, मेरा मन है। और दूसरी तरफ यह है कि मैं ज़्यादा टॉफी खाऊंगा तो दांत खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो नैतिकता को निभाने में जो उसका चिंतन शामिल हो रहा है उसे क्या कहते हैं? क्या ये नैतिक दुविधा है? क्या ये नैतिक यथार्थवाद है? या नैतिक तर्कड़ा है? या दोस्तों नैतिक सहयोग है? साथियों, मेरे भाइयों, इसका जो सही उत्तर होगा, इसको नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। इसको बच्चों के तर्क करने की शक्ति कहते हैं। ये क्वेश्चन टेट में, देखो मैं आपके लिए, देखो अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ये बहुत संवेदनशील वक्त है। हमको पता है कि जो क्वेश्चन दूँ वो पेपर में आए, ऐसा नहीं होगा आपके साथ कि जो दे रहा हूँ वो ना आए। तो इसको ध्यान पूर्वक करना कि ये आना ही आना है। तो गुरु इसको नैतिक तर्कड़ा कहते हैं, क्योंकि नैतिकता को निभाने में दिक्कत हो रही बालक को। साथियों, ब्लूम टेक्सोनॉमी, यह टॉपिक बहुत ही जानदार है। ब्लूम टेक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? बताओ साथी, क्या होगा? एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए सारे साथी। हाँ जी, अपनी बात आप लोग दोस्तों रखिए। जो आपने अर्जित किया है, जो नॉलेज आपके पास है, वो बात आप लोग रख दीजिए। ब्लूम टेक्सोनॉमी में संज्ञानात्मक विकास के कुल कितने स्तर दिए, उनके नाम क्या क्या थे, पहला स्तर कौन है, अंतिम स्तर कौन सा है, ये सभी बातें साथी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको इसको पूरा याद करा देता हूं जल्दी से। साथियों, ब्लूम टेक्सोनॉमी ने दिमागी विकास के कुल 6 स्तर बताए थे और 1956 में दिया था। और ये 6 स्तर कौन कौन से थे मैं सब बताने वाला हूं। उच्चतम क्या है, नया क्या है, मैं सब की चर्चा करूंगा। साथियों, उन्होंने कहा कि दिमागी स्तर का जो पहला काम होता है, पहले व्यक्ति इंसान क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। यानी पहला स्तर दोस्तों क्या होता है, ज्ञान। यानी इंसान पहले ज्ञान को प्राप्त करता है। जब आप पढ़ते हो तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं, ज्ञान का मतलब चीज़ें समझ आती हैं। जब आपको दोस्तों समझ में आ जाता है तब आप उन चीज़ों को पेपर में जाते हो, लागू करते हो, भाई उत्तर देते हो। जब आप लागू करते हो तब आपका रिजल्ट आता है भाई। जो आपका जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेक करता है आपका कॉपी, वो उसका विश्लेषण करता है कि आपने लिखा क्या है। विश्लेषण हुआ तो फिर गुरु उसका मूल्यांकन, एक दिन उसका रिजल्ट आता है। 5वां स्तर होता है मूल्यांकन, रिजल्ट आता है। और मूल्यांकन करने के बाद दोस्तों जो आप पास या फेल जो भी होते हैं, इससे आपके निर्माण का पता चलता है। 6वां स्तर दोस्तों होता है निर्माण या फिर सृजन करना। तो याद रखना, पहले इंसान ज्ञान लेता है, ज्ञान पे उसकी समझ बढ़ती है, समझ पे दोस्तों वो उस समझ को लागू करता है। लागू जब आप करोगे, यानी पेपर हॉल में जाकर पेपर आपने दे दिया, लागू कर दिया, फिर उसका विश्लेषण होता है, यानी कॉपी चेक होती है। विश्लेषण के बाद क्या होता है गुरु,
कॉपी चेक होने के बाद आपका रिजल्ट आया मतलब मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन होने के बाद नंबर आपका आ गया मतलब आपका निर्माण होगा, सृजन होगा। तो यहाँ कह रहा है संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है, तो उच्चतम स्तर तो निर्माण या सृजन होना चाहिए, तो वो तो विकल्प में है ही नहीं। तो ऐसे में दोस्तों आपको सबसे उच्चतम स्तर यहाँ पे मिलेगा विश्लेषण, क्योंकि पांचवा स्तर विश्लेषण ही होता है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको अभी इसी वक्त याद कर लो। इंसान पहले ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान फिर उसको समझ में आता है, समझ में आ गया तो लागू करता है। आपने किताब अपनी लिख दी, लागू कर दी, अब उसका क्या होगा, उसका विश्लेषण होगा, फिर उसका मूल्यांकन होगा। तो गुरु अंतिम, सॉरी यहाँ पे दोस्तों मूल्यांकन इसका अंतिम स्तर होगा, उच्चतम स्तर। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर लेना। हाँ, पहले विश्लेषण, लास्ट में मूल्यांकन है ना, मूल्यांकन के बाद अंतिम स्तर होता है सृजन, मतलब प्रयोग करना। ठीक है, चलिए आगे। संज्ञान और संवेग के बारे में दोस्तों कौन सा कथन सत्य है, बताओ साथी क्या उत्तर होगा। संज्ञान और संवेग के बारे में कौन सा कथन सत्य है। मैंने कहा संवेग का मतलब तो सबको पता है कि आपका हंसना, रोना, चिल्लाना, मुस्कुराना, इसी को दोस्तों संवेग कहते हैं। लेकिन आपका हंसना, रोना या मुस्कुराना ये निर्भर करता है कि किस तरह की बात आपके संज्ञान में आ रही है। बिना कोई बात संज्ञान में आए कभी भी आप ना हंसेंगे ना मुस्कुराएंगे, है ना। तो देखते हैं, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हैं, जी नहीं। अगर ये स्वतंत्र होता तो क्या कभी ऐसा हो सकता है मैं सवाल आज पूछूंगा तो उत्तर आप 10 साल बाद दोगे? नहीं, सवाल कर रहा हूँ तुरंत आप उत्तर कर रहे हो, मतलब संज्ञान और संवेग आपस में जुड़े हैं, स्वतंत्र नहीं है। तो ये तो दूसरा सही है। कह रहे हैं कि जो संवेग है ये दोनों गलत हो गए। जब तीसरा वाला आपका ये दूसरा सही है तो तीसरा और चौथा का यहाँ कोई रोल ही नहीं है। आगे, रॉबर्ट गैने का ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कई तरह से पूछता है, 4 तरीके से पूछेगा। मैं चारों तरीका बता रहा हूँ। एक तो पूछेगा कि ये बताइए कि अधिगम सोपानिकी के जनक कौन है, तो कहना रॉबर्ट गैने। अधिगम सोपानिकी के कुल कितने स्तर हैं? 8 स्तर हैं। रॉबर्ट गैने ने अधिगम सोपानिकी का पहला स्तर क्या बताया, तो उत्तर होगा संकेत अधिगम। अंतिम स्तर क्या बताया? समस्या का समाधान। तो उच्चतम स्तर कौन सा होगा? समस्या का समाधान। यह है गुरु रॉबर्ट गैने का अधिगम सोपानिकी का मॉडल। इन्होंने कहा कि अधिगम तक पहुंचने के 8 रास्ते हैं। पहला रास्ता यही है कि यार मुझे संकेत मिलेगा तभी तो मैं पढ़ाऊंगा, तो पहला संकेत है। उसके बाद लास्ट में अगर समस्या समाधान हम कर ले गए तो इसका मतलब हमारा अधिगम सार्थक रहा, है ना। आगे, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर, बहुत गजब का क्वेश्चन है। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ उनके अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करता है। ये परिभाषा किसने दिया था? देखो दोस्तों, मैंने हमेशा कहा था कि आजकल अगर संगठन में एकता होती है और अगर सभी लोग, और संगठन कब बनेगा? जब आल लोग यानी सभी लोग सहायता करोगे। तो जब भी कभी व्यक्तित्व की परिभाषा में संगठन लिखा हो तो उत्तर अल्पोर्ट होगा। भाई संगठन में कब शक्ति होगी? जब आल पीपुल, अल्पोर्ट मतलब आल पीपुल, सभी लोग साथ आएंगे। ये है व्यक्तित्व का। इसके अलावा व्यक्तित्व के कई प्रकार हैं, जैसे टीएटी परीक्षण के जनक कौन थे? मुरे और मॉर्गन। सीएटी के जनक कौन थे? लियोपोल्ड बेलक। स्याही धब्बा परीक्षण के कौन थे? हरमन रोडसा। शरीर रचना के जनक कौन थे? सेल्डन थे। मूल्यों के आधार पर कौन थे? स्प्रेंजर थे। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी किसने बताया? युंग ने। 1 सेकंड में आपको मैंने सारी बातें व्यक्तित्व का पूरा बता दिया। इसके अलावा वाटसन कौन थे? वाटसन व्यवहारवाद के जनक थे, यशोवार्ग के जनक थे, यशोवार्ग के प्रस्तावक थे। और वाटसन ने ही कहा था कि तुम मुझे एक नवजात शिशु दो, मैं उसे जो चाहूँ चोर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बना सकता हूँ। वुडवर्थ की बात करोगे तो वुडवर्थ ने दोस्तों संवेग की एक परिभाषा दी थी। वुडवर्थ ने कहा कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, तो ऊ से उत्तेजित, ऊ से वुडवर्थ। स्किनर की बात करोगे तो स्किनर ने चूहा और कबूतर पे प्रयोग किया था। स्किनर के उस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का नाम दिया गया, या उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को सक्रिय अनुबंधन कहते हैं, या उसी को नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं, या उसी को
आरएस थ्योरी भी साथियों कहा जाता है। आगे अगला, इनमें से कौन सा दोस्तों अर्जित अभिप्रेरक है? देखो दोस्तों, अभिप्रेरक वो होता है जिसकी सहायता से आप काम करते हो। आपके अंदर जो काम करने की इच्छा है यार, भूख को कमाया नहीं जाता है, ये भगवान के द्वारा मिला है। प्यास को कमाया नहीं जाता, ये प्रभु के द्वारा मिला है। नींद प्रभु से ही मिला है, लेकिन जो आप अर्जित करते हो वो गुरु आपकी उपलब्धि है। इसको अर्जित अभिप्रेरक कहते हैं। साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लार्क एल हल ने जो सबलीकरण का सिद्धांत दिया था, उसमें भूख क्या है और प्यास क्या है, तो आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताओ, जिससे मुझे पता चले कि आपको कितनी बातें याद हैं। हाँ जी साथी, बताओ कि भूख और प्यास क्या है। तो भूख और प्यास को दोस्तों कहते हैं अंतर्नोद। यानी हमको प्यास का एहसास हो रहा है, ये अंतर्नोद है। हमको क्या चाहिए? पानी। पानी क्या है? पानी को प्रणोद कहते हैं, भोजन को प्रणोद कहते हैं। लेकिन हमको भूख का एहसास हो रहा है, हमें प्यास का एहसास हो रहा है, इसे अंतर्नोद कहते हैं। हमको पनिया चाहिए, पानी चाहिए, वो प्रणोद है। हम चल कर जाएंगे, ये ड्राइव है। हमको पानी मिल जाएगा, ये न्यूनता है। इसी को सबलीकरण का सिद्धांत कहते हैं, या इसी को अंतर्नोद का सिद्धांत कहते हैं, या इसी को प्रणोद का सिद्धांत कहते हैं, जो क्लार्क एल हल ने दिया था। तैयारी इस तरह करो ना, जब तक क्वेश्चन देखने के बाद चारों विकल्प स्वयं चिल्ला करना कह दे कि मुझे आ रहा है, तब तक जान लो आपकी कोई तैयारी नहीं है। आपको चारों विकल्प ढंग से आना चाहिए। आगे, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। मैंने क्या कहा था? अधिगम की 4 परिभाषाएं हैं, रोज याद करवाता हूं। एक अकेला टीचर हूं, ऐसा कि जो रोज आपको याद कराता हूं। साथियों, मैंने कहा था कि अगर कभी अधिगम की परिभाषा में आदत शब्द आ जाए तो वो परिभाषा क्रो एंड क्रो का होगा। अगर अधिगम की परिभाषा में कभी नवीन शब्द लिखा हो तो वो उडवर्थ का होगा। अगर अधिगम की परिभाषा में कभी उत्तर की बात लिखा हो तो वहाँ पे स्किनर होगा। और अधिगम की परिभाषा में गिले शिकवे की बात हो तो गिलफोर्ड का होगा। मैं एक बार आपको रिकैप करवा देता हूँ जल्दी से, है ना। चलो, क्रो एंड क्रो वाला तो आप लोग देख ही रहे हो कि आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम है। उडवर्थ ने कहा कुछ नवीन काम करना, कुछ नया करना ही अधिगम है, ये उडवर्थ ने कहा। स्किनर ने कहा कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो मैंने कहा उत्तर देता है कौन? नर। नर मतलब स्किनर। और एक चीज़ और भी परिभाषा गिलफोर्ड का है। गिलफोर्ड ने कहा था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो देखो, व्यवहार के कारण अगर व्यवहार में परिवर्तन होगा, इसका मतलब गिले शिकवे दूर होंगे। तो इसका मतलब उसको गिलफोर्ड ने कहा था। ठीक है ना। आगे, स्मृति के मुख्य चरण कौन से हैं? मैंने कहा दोस्तों, आपके दिमाग में बात कब जाता है? पहली बात, आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन को आप तोड़ते हो। क्वेश्चन आपने तोड़ दिया, आपको समझ में आ गया तो दिमाग में इसका भंडार हो गया। अब पेपर हाल में जाओगे, याद करने की कोशिश करोगे, याद आ जाएगा। यही है स्मृति का चरण। पेपर में ये भी बात पूछा गया है कि स्मृति के 4 चरण किस वैज्ञानिक ने दिया था? किस मनोवैज्ञानिक ने स्मृति के 4 चरण दिए थे? कमेंट करके बताओ। नहीं, गिलफोर्ड ने नहीं। नहीं, मॉरिसन ने नहीं यार, गलती कर रहे हो यार, सारे लोग गलत कर रहे हो। ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? मेहनत करना पड़ेगा साथी। स्मृति के 4 चरण किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? साथियों, सबको याद है यार, स्मृति के 4 चरण दिया था उडवर्थ ने। समझ गए ना? तो भैया भूलो मत। अगर ऐसे भूलोगे तब तो इतना दिन से रोज रटवा रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति का नंबर 30 में से 29 से कम आ गया ना, तो मेरा पढ़ाना बेकार है। जो रेगुलर क्लास कर रहा है उसका नंबर 25 के ऊपर हर हाल में आना चाहिए, और ये आएगा। बस पेपर तो देकर आओ।
तो ये वुडवर्थ ने कहा था। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के 5 चरण बताए थे, और पांचों चरण कौन कौन से हैं आज आप लोग लिखोगे। मॉरिसन ने, जल्दी से साथियों बताओ, मॉरिसन ने अधिगम करने के 5 सोपान बताए थे, वो पांचों सोपान कौन से हैं साथियों? सीधी सी बात है, मॉरिसन ने कहा था कि पहले बच्चे के पूर्व ज्ञान का पता करो, मतलब अन्वेषण। पहले क्या आएगा गुरु? अन्वेषण। बच्चे के पूर्व ज्ञान का पता कर लिया, अब आप पढ़ाओ, प्रस्तुत करो। तो दूसरा होगा दोस्तों प्रस्तुतिकरण, मतलब प्रस्तुतिकरण करो। पढ़ा लिया आप, पढ़ाने के बाद सोचो कि आप कैसे पढ़ाए, यानी आत्मीकरण। जब आपको समझ में आ गया कि हाँ यार मैंने अच्छा खराब क्या पढ़ाया, तो उसी प्रकार से अपने दिमाग में आप संगठन बनाते हो कि मैं ऐसा पढ़ाऊँगा। संगठन करने के बाद दोस्तों वही चीज़ आप क्या करते हो, लागू करते हो, मतलब वैसा ही अभिव्यक्ति या वाचन करते हो। ई बतिया याद कर लो। पहले क्या होगा, बच्चे के पूर्व ज्ञान का पता करेंगे, मतलब अन्वेषण। फिर प्रस्तुत करूँगा, पढ़ाऊँगा। पढ़ाने के बाद मैं आत्मीकरण करूँगा, मतलब खुद से सोचूंगा कि मैंने कैसे पढ़ाया। पढ़ाने के बाद खुद में एक चिंतन लाऊंगा, इकट्ठा करूँगा संगठन, फिर वैसा ही मैं पढ़ाऊँगा अभिव्यक्ति। यही मॉरिसन के 5 चरण थे। आगे दोस्तों, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की एक योग्यता है। ये बात किसने कहा था साथियों? हर चीज़ का अपना एक ट्रिक है। हमने कहा विचार आता किस में है, तो आपने कहा सर जी मन में। तो मन मतलब टर्मन ने, तो ये परिभाषा टर्मन ने दिया था। तो अधिगम की परिभाषा में अगर विचार शब्द लिखा है, मतलब ये परिभाषा किसका है? तो गुरु ये परिभाषा टर्मन का है। किसका है गुरु? टर्मन का है। और एक और परिभाषा है कि भैया मैं बता रहा हूं ना कि बुद्धि कार्य करने की एक योग्यता है। कार्य करने की योग्यता है। ये बात किसने कहा था? अगर किसी को याद हो तो जल्दी से हाथ ऊपर करो और कमेंट बॉक्स में बताओ क्या जवाब होगा। कि बुद्धि काम करने की योग्यता है, किसने कहा? हमने कहा था कि बुद्धिया तभी काम करेगा जब जेब में पैसा होगा, आपके पास वर्थ होगा। यानी वुडवर्थ ने कहा था कि बुद्धि काम करने की एक योग्यता है। बाकी बातें तो आपको पता है कि बुद्धि शब्द की खोज तो कैटल ने किया था। बुद्धि पर पहला प्रयोग बिने ने किया साइमन के साथ मिलकर, जो एक कारक का सिद्धांत कहलाया। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता भी बिने साइमन थे। बुद्धि का संप्रत्यय भी बिने ने दिया था, है ना। ये सारी बातें गुरु आपको याद है, तो बार बार कहने की जरूरत नहीं है। साथ ही आगे डेविड आसुबेल के अनुसार सीखने के कितने प्रकार होते हैं? बताओ दोस्तों, डेविड आसुबेल के अनुसार लर्निंग के, अधिगम के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, क्या लगता है? डेविड आसुबेल के अनुसार अधिगम के कुल कितने प्रकार होते हैं और उनके नाम क्या हैं? साथियों, डेविड आसुबेल के अनुसार अगर मैं आपसे बात करूं तो उन्होंने अधिगम के 4 प्रकार बताए थे। उन्होंने कहा कि एक तो होता है अर्थपूर्ण अधिगम। क्या होता है? एक होता है अर्थपूर्ण अधिगम, दूसरा होता है रट कर सीखना, रट कर हुआ अधिगम। तीसरा होता है दोस्तों क्या? अपने आप से आपने सीखा, अधिग्रहण करना, अधिग्रहण करना, अधिग्रहण करना। और चौथा होता है दोस्तों खोजपूर्ण अधिगम, जो बच्चा स्वयं से खोज करके सीखता है। यही डेविड आसुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए। पहला अर्थपूर्ण अधिगम, दूसरा रट कर सीखना, तीसरा अधिग्रहण, चौथा खोजपूर्ण अधिगम। देखो नया क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूं, जिससे मैंने क्या कहा कि पेपर में कितना भी कठिन प्रश्न आ जाए लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगा। ये हर वो पैटर्न आपको दे रहा हूँ, पुराना और नया दोनों पैटर्न, जिससे पेपर में आपको संकट नहीं पैदा होगा, क्योंकि हमें पता है कि वो कहाँ से क्या पूछेंगे। उतनी हमें पहले से ये बात पता है कि वो क्या करने वाले हैं, क्या पूछने वाले हैं, है ना। चलिए साथी, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों, अभिप्रेरणा का मतलब होता है अंदर से काम करने की इच्छा, इसी को अभिप्रेरणा कहते हैं।
मूल प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब होता है आदत। तो दोस्तों अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के जनक थे विलियम मैकडूगल। उन्होंने साथियों 4 प्रकार की आदतें बताई, उनमें फिर 14 प्रकार की आदतें बताई, जिनमें 3 आदतें आपसे पेपर में पूछेगा। पहली आदत पूछेगा युत्सा नाम की जो आदत है इसका संबंध किस संवेग से है। साथियों युत्सा का मतलब होता है कि अगर जैसे कोई चीज़ नहीं मिली तो आप कहते हो कि भाई अंगूर तो खट्टे हैं। जैसे लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिला तो लोमड़ी क्या कहती है, अंगूर तो खट्टे हैं। तो युत्सा का संबंध क्रोध से होता है। एक पूछेगा पलायन, तो पलायन का संबंध दोस्तों डर से होता है, भय से होता है। और एक होता है निवृत्ति, तो निवृत्ति का मतलब कहते हैं भैया इनसे किसी तरह हमको निवृत्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, तो निवृत्ति का संबंध घड़ा से होता है। और इतना अगर आपने याद कर लिया तो फिर कुछ आपको ज़रूरत नहीं है, पर्याप्त है। फ्रायड से 3-4 क्वेश्चन बनेगा, जैसे मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन थे, सिगमंड फ्रायड। इसके अलावा मनोलैंगिक विकास के जनक कौन थे, सिगमंड फ्रायड। किसने कहा था कि बालक को जो कुछ बनना होता है शुरू के 4-5 सालों में बन जाता है, ये बतिया साथियों किसने कहा था, तो ये बात कहा था सिगमंड फ्रायड ने। ये वही सिगमंड फ्रायड हैं जिन्होंने कहा था कि शैशवा अवस्था का बच्चा अपने आप से ही प्रेम करता है, जिसको नार्सिसिज्म कहते हैं। और मुरे और मॉर्गन के बारे में जानते ही हो, इन्होंने व्यक्तित्व को मतलब बांटा था, व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। टीएटी परीक्षण के जनक थे, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, आपको याद ही होगा। हर विकल्प को समझो। और क्लार्क एल हल, जिनके बारे में आपको पता है कि इन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया, जिसको सबलीकरण का सिद्धांत कहा गया, जिसको प्रणोद का सिद्धांत कहा गया, जिसको अंतर्नोद का सिद्धांत कहा गया। अरे तुम कैसे भूल सकते हो, बहुत तुम्हारे ऊपर मैं खर्च किया हूँ अपना समय, बहुत मेहनत लगाया हूँ। एक बार हाथ ऊपर करिए कि कितने लोग 30 में 25 प्लस करने वाले हैं पेपर में। एक बार हाथ ऊपर करिए सारे लोग, कितने लोग परीक्षा में 30 में 25 प्लस करेंगे बाल विकास में, बताइए। क्योंकि अगर कम हुआ तो फिर समझ लो कि गुरु, अगर मैं बार बार वही बात कहता हूं कि बहुत जरूरी है करना, 3 सब्जेक्ट में नंबर नहीं कम होना चाहिए। बाल विकास में 27 नंबर, हिंदी में 27 नंबर, पर्यावरण में 27 नंबर। बस गणित तो बेवफा है, संस्कृत बेवफा है, उसके साथ में बहुत मत जाइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच आपकी सपोर्ट के लिए। बस यही मैं देखना चाहता हूँ, जितनी आग मेरी तरफ है उतना आपकी भी तरफ हो, है ना। नहीं तो वही एक तरफा प्यार थोड़ी होता है भाई। बहुत कठिन क्या आएगा यार, जितना कठिन मैं करवा दे रहा हूं इससे कठिन कुछ नहीं आएगा। इससे कठिन क्या आएगा बताओ, इससे कठिन कुछ हो सकता है? सिलेबस में कुछ है ही नहीं, यही सब कुछ है। गुरु आगे, ध्यान किसी दूसरी वस्तु की बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण करना ध्यान है। जाहिर सी बात है साथियों, ये कथन किसने दिया था? मैंने कहा कि आजकल यार लोग ध्यान को कहते नहीं कि आजकल योग करो, जिम जाओ जिससे ध्यान आपका जाए। तो लोग आजकल डंबल उठाते हैं ध्यान को एकाग्रचित करने के लिए। तो प्यारे साथियों, ये बात डंबल ने कहा था कि ध्यान किसी दूसरी वस्तु की बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण है। ये बात डंबल ने कहा था। अगला क्वेश्चन बताइए, विस्मृति पर सबसे ज्यादा प्रयोग किसने किया था? बताओ दोस्तों, विस्मृति पर सबसे ज्यादा प्रयोग किसने किया? साथियों, सेशन को आप लोग लाइक भी कर देना सभी साथी, और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको शाम 3 बजे, शाम 7 बजे, शाम 9 बजे क्लास का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। प्यारे भाई, विस्मृति पर सबसे पहला प्रयोग किया था एबिंगहास ने। और याद रखना, यूपी टेट का प्राण है ये। यूपी टेट में पूछा गया है कि वो कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिन्होंने अधिगम में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। उनका नाम है एबिंगहास। आओ स्किनर की बात कर लेते हैं कि स्किनर के सिद्धांत के कितने नाम हैं। दोस्तों, वो स्किनर जिन्होंने चूहा के ऊपर प्रयोग किया था, उसी सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं, उसी को सक्रिय अनुबंधन कहते हैं, उसी को आरएस थ्योरी कहते हैं, उसी को पुनर्बलन शब्द पे जोर देने वाला थ्योरी कहते हैं। कैसे? नाम देखो, नाम भी जानते रहो, थ्योरी भी जान लो। स्किनर ने क्या कहा
कि वो चूहा, जब तक मैं उनको खाना दिया चूहा बंद रहा पिंजरे में, खाना खत्म चूहा भाग गया। तो स्किनर ने कहा जब तक जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा तब तक भाई बहन नाते रिश्ते, सारे रिश्ते नाते दोस्त सब मिलेंगे, लेकिन जैसे ही भैया पैसा खत्म हुआ, यानी जैसे ही नकारात्मकता जीवन में आई, तो आपका अपना साया आपका साथ छोड़ देगा। ये तो दुनिया के लोग हैं। तो यही बात स्किनर ने, तो याद रखना, इनके सिद्धांत के नाम बदल बदल कर पूछता है। अगर ऐसे पूछे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो सब कर लेंगे। सक्रिय अनुबंधन किसने दिया, सब कर लेंगे। आरएस थ्योरी किसने दिया, सब कर लेंगे। लेकिन नैमित्तिक अनुबंधन किसने दिया, कोई नहीं कर पाएगा, एक दो को छोड़कर। तो इनके इसी सिद्धांत को नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन। दोस्तों मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपके लिए सूचना, वो साथी जिन्होंने अभी तक यूपी टेट में कोई तैयारी नहीं है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि सर जी क्या करूं, पहली बार में सर पास करना है टीईटी, क्या करें सर। देखो साथी, यूपी टेट पास करने के लिए पहली बात 10-10 घंटे 5-5 घंटे का मैराथन देखना बंद कर दो। 10 घंटे तुम मैराथन देखोगे तो खुद कब पढ़ोगे। ये 5 घंटे 10 घंटे की क्लासेस से कुछ नहीं होगा। गलती नंबर 2, बहुत सारी किताबें मत इकट्ठा करो, इससे और दिक्कत क्रिएट होगा। सीधी सी बात है, यूपी टीईटी का पैटर्न पकड़ो कि 2011 से लेकर 22 तक जो 90% क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस टॉपिक से पूछे गए हैं। अगर वो टॉपिक हमारे हाथ लग गया तो हम 10 दिन के अंदर भी अपना काम बना सकते हैं। इसीलिए आपको मैं दे रहा हूं ये 200 पेज का एक प्रीमियम नोट्स, जिसके अंदर साथियों कुल मिलाकर 200 पेज मतलब 100 पन्ना, और 100 पन्ना मतलब इसके अंदर सारे सब्जेक्ट कवर हैं। अगर 1 घंटे भी रोज पढ़ोगे ना, अरे गुरु 10 दिन में कवर होगा। और पढ़ने वाला अगर स्टूडेंट है 3 घंटे दे दे तो 3 दिन में खत्म है। लाइन बाय लाइन कवर करना। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि 105 110 यानी 100 से कम, यानी 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलना है। आपको कैसे मिलेगा, नीचे नंबर है 9653050981 पे कॉल कर लेना, या व्हाट्सअप मैसेज करके सीधा आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हो, जिसमें कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों रहेगा। इतना कर लिया तो फिर ना कोई किताब, ना वीडियो, ना बैच, कुछ मत करो, इतना रट लो, काम खत्म है। आगे बढ़ते हैं। अधिगम का दोस्तों वास्तविक क्या होता है। साथियों ये बात तो सबको पता है, केवल किताबी ज्ञान तो एकदम गलत है। हम नीचे के विकल्प को देखेंगे। जन्मजात आदत को अधिगम नहीं कहते हैं। अगर आपके व्यवहार में वास्तव में परिवर्तन आया है तो उसी को अधिगम कहा जाता है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे ये भी गलत है। केवल ऑप्शन नंबर जो सी है कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ वही अधिगम है। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकता को कैसा वाहक माना जाता है। अब ये आप लोग करोगे, प्राथमिक, द्वितीयक, गत्यात्मक या स्थिर। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, ई वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा, ये लिख कर ले लो, आएगा ये। ये बताओ अनुवांशिकता क्या होता है। अनुवांशिकता का मतलब या तो लड़का और लड़की, तो इस समाज में लड़का और लड़की ही तो हैं, और कुछ हैं। तो या तो लड़का होगा तो लड़की होगा। भाई अनुवांशिकता में तो लड़का पैदा होगा तो लड़की पैदा होगा। तो दोस्तों ये एक प्रकार का स्थिर वाहक है, क्योंकि ये फिक्स है कि या तो लड़का या तो लड़की। ये दोस्तों स्थिर वाहक होता है। आगे, वंशानुक्रम माता पिता से संतानों में प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ये परिभाषा किसने दिया था। हर परिभाषाओं को ट्रिक से याद कराया हूं, लेकिन फिर भी आप गलती करोगे, क्योंकि मुझे पता है कि गलती इंसान का स्वभाव है, क्योंकि वो रिवीजन कम करता है। क्यों भाई दिनेश जी। शिवानी वर्मा, पूजा रानी, प्रभात पांडे और केपी सिंह, निशांत मौर्य, मन्नू मिश्रा, ममता ओमर, आरोही शर्मा, वीनू सिंह, उदय भान। क्या हाल चाल है भाई उदय भान जी, बहुत अच्छे इंसान है यार, कुछ बोलते नहीं है ये, बस अपना बस किसी तरह काम निकाल के आगे शांति से निकल जाना है। हमको भाई ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं, चुप मार के शांति से अपना काम बना के निकल लेना है, ना हल्ला करना है ना बिना मतलब। हर चीज़ का जवाब सिर्फ रिजल्ट से होगा। प्यारे भाइयों, आपने गजब उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया, लेकिन गलत उत्तर काफ़ी लोग दे रहे हो भैया। ऐसे कैसे काम चलेगा भैया।
करो जल्दी से, काहे बेइज्जती करवा रहे हो भैया। वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, ये परिभाषा किसने दिया?